हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्री प्रैक्टिस बैच जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम 2023 में जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं उन सभी शिफ्टों के पेपर को हम एग्जाम अप्रोच से यहाँ पे सोल्व करेंगे। डेली आपको ये क्लासेस मिलेगी जिसमें ये लाइव भी हो सकती हैं और रिकॉर्डेड भी हो सकती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस के अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप किस में कंफर्टेबल हो। अगर आप लाइव लेना चाहते हो तो हम लाइव चालू कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, और अगर आप रिकॉर्डिंग लेना चाहते हो तो फिर रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बता देना। बाकी ये सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। टोटल 40 शिफ्टों में पेपर कंप्लीट हुआ था, तो 40 शिफ्टों के पेपर हैं हम 40 दिनों में कंप्लीट करेंगे। एसएससी सीपीओ 2024 के लिए भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, जितने ही पेपर थे उन पेपर्स में टोटल 9 शिफ्टों में पेपर हुए थे, जिसमें से 5 से 6 पेपर हैं वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। बाकी 2-3 पेपर और बचे हैं जो बीच बीच में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी इन सभी की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में जो शिफ्ट हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2 अगस्त 2023 की शिफ्ट 1। ठीक है, 2 अगस्त से पेपर हुए थे 2023 के। अगर आप यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हो, अगर सीपीओ वाली क्लास आपने देखी है तो आपको आज की क्लास में देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन हमने सीपीओ में किए थे सेम एज इट इज सवाल आपको सीएचएसएल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी देखो सीएचएसएल का पेपर 2023 में पहले हुआ था, तो जैसे सीएचएसएल के 40 शिफ्टों के पेपर हुए वहीं सेम सवाल आपके सीपीओ में देखने को मिले हैं। तो इस बार क्या होगा कि सीपीओ का एग्जाम पहले होगा, तो जैसे ही एग्जाम होता है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप पहले ही कर लेना, और उसके बाद में सीएचएसएल का एग्जाम होगा तो सीएचएसएल में वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। और इस बार नया पेपर बनाए जा रहे हैं, जो भी वेंडर है वो चेंज हो गया है, तो क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा, पैटर्न रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले सीपीओ का पेपर होगा, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस है उसको जरूर लगाना आपको। बाकी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एनालिसिस करवाया जाएगा पूरा डिटेल से कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी यहां से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 में पूछे गए हैं वह क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप जब सोल्व करोगे तो एक आइडिया लग जाएगा इस टाइप के सवाल बनते हैं और इससे ज्यादा बाहर नहीं बना जाता है। अगर कोई कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से रिलेटेड हम सारे टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर अदर टाइप का कुछ क्वेश्चन बचता ही नहीं है जिससे आप नया क्वेश्चन बनेगा या नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही टाइप बनेंगे, यही कंसेप्ट रहेंगे, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। और साथ के साथ आपको टाइम पे ध्यान रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे करना है। 25 सवालों को आप 16 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट, लास्ट 20 मिनट, इससे ज्यादा मत देना। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 20 मिनट से ज्यादा मत लगाना, नहीं तो फिर टाइम की कमी पड़ जाएगी आपको एग्जाम में। कोशिश करना 20 मिनट से पहले आप 25 क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। और अगर नहीं टाइम मैनेजमेंट हो रहा है तो इन क्लासेस को आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसे आपको सोल्व करना होता है पेपर। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा सा हम कंसेप्ट भी साथ में सीखते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे एक 25 क्वेश्चन का जो पूरा सेट रहेगा तो 25 क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे आधे घंटे पौन घंटे में, ज्यादा हो जाएगा वैसे, लेकिन अगर समझाएंगे तो पौन घंटा, और अगर नहीं थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा सा एग्जाम अप्रोच से चलेंगे तो फिर आधे घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मुझे पूरा समझाना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, यानी क्या करना है, इसका स्क्वायर करके इससे डिवाइड कर देना है। तो 45 का स्क्वायर करोगे यानी 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 25, यही तो करोगे। तो 5 से यहाँ काट दो और 5 से यहाँ से काट दो, तो 9 बार चला जाएगा, 9 नाम 81 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्लियर है क्या यहाँ से? तो इस टाइप के सवालों को जब भी टाइम आपको अगर बचाना हो तो एक कोशिश करना, कम लिखना। आपको जब भी क्वेश्चन को सोल्व करना हो पूरा डिटेल से मत लिखना, जितना कम लिख सकते हो, जितना पेन कम चला सकते हो उतनी कोशिश करना। और जो कैलकुलेशन है वो माइंड में करना। आपको आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल नहीं है, ये पूछा है। यहाँ पे गलत मत कर देना, यहाँ पे नहीं दे रखा है कि आप पहला चेक करो पहला ही हो जाए। जैसे यहाँ पे चेक करोगे, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है कि ऑड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम निकालोगे और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम निकालोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखते हैं यहाँ से, ये ऑड प्लेस पे है, एक छोड़ के एक जोड़ लो आप, तो यहाँ से 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, ये बन गया। इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम 6 और 1 7, ये बन गया। केवल 7 ही बना है, तो 18 में से 7 घटाओगे आएगा कितना? 11, यानी क्या है ये 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। इसे चेक करोगे तो ये 1 और 6 9 15, यहां चेक करोगे 9 और 4 13, 13 और 2 15, तो 15 माइनस 15 0 बन रहा है, यानी ये भी 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। 7 और 2 9, 9 और 6 15, 5 और 5 10, 10 और 3 13, तो ये बन रहा है यहाँ पे 0 2 बन रहा है, यानी ये क्या है? 11 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 7 और 2 9, 9 और 6 15 करोगे और यहां से 5 5 10 13, ठीक है, तो 2 बच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, यही आंसर हो जाएगा इसका। आपसे नहीं पूछा गया है।
नेक्स्ट सवाल देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछा गया है। और जब भी आप क्वेश्चंस को सोल्व करो, पेपर को सोल्व करो, एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ से पेपर को हमेशा 2 अटेम्प्ट में आपको करना है। पहले अटेम्प्ट में वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको देखते ही आंसर आ रहा है कि आप उन क्वेश्चंस को 5 सेकंड 10 सेकंड में कर सको, उनको पहले कर लेना। और बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं वो सेकंड राउंड में करना है। और डीआई के सवाल को भी सेकंड राउंड में ही करना है, पहले राउंड में मत करना, ठीक है। डीआई के सवालों को एक साथ करना है, जितने भी सवाल पूछे जाए 2 3 4 जो भी सवाल पूछेंगे एक साथ करना उनको डीआई को, और सेकंड राउंड में करना है। पहले राउंड में वही क्वेश्चंस करना है जो आपको आते हैं। अब जैसे बड़ी लैंग्वेज का सवाल आ गया, पहले राउंड में छोड़ दो इसको, एग्जाम में जब करो एक बार छोड़ दो इसको, बाद में देखना है आपको। नया क्वेश्चन देखना, देखते ही आपको छोड़ देना है, सेकंड राउंड में आप उस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। तो यहां से आपसे क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सुहास है वो एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और 11.25 मीटर ऊंची इमारत है, वो इस प्रकार स्थित है कि जमीन पर उनके आधार हैं वो एक रेखीय अवस्था में है, एक रेखिक है, ठीक है, तथा पेड़ है वो सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। जो पेड़ है वो इमारत, तो इस तरीके से बोल दूं, ये तो इमारत हो गई इस तरीके से, और ये एक ही रेखा में है, तो यहां से ये पेड़ हो गया और ये हो गया सुहास, ठीक, इस तरीके से हो गया। पेड़ इमारत से 45 मीटर दूरी पर है। जो ये पेड़ हैं, ये तो पेड़ हैं, तो ये पेड़ हैं, ये 45 मीटर दूर है किससे, इमारत से, ठीक। इसके अलावा सुहास की जो आंखें हैं वो पेड़ के शीर्ष और इमारत के शीर्ष के एक ही पंक्ति में है। इसका मतलब ये सुहास है वो इतना लंबा है और इसकी आंखें हैं वो एक रेखिक है, इस तरीके से है, ठीक। अब आगे क्या बोला गया है कि सुहास है और यहां से पंक्ति में सुहास की जो आंखें हैं वो 1.8 मीटर ऊंची हैं, यानी इसकी जो हाइट है वो 1.8 मीटर है, ठीक। ये हाइट 1.8 मीटर है, और ये जो हाइट आपको दे रखी है पेड़ की है वो 3.15 मीटर दे रखी है, और जो इमारत की है वो 11.25 दे रखी है, ये दे रखी है 11.25 मीटर। क्लियर है। अब देखो इस सवाल को कैसे करोगे आप। इस सवाल को करने के लिए आपको चाहिए, यहां पे आप सिमिलरिटी लगाओगे। देखो ये यहां पे मेन इसकी जो आंखें हैं वो ये तो यहां पे है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो आप इस तरीके से। तो आप क्या बोलोगे, अब इस चीज नीचे वाली चीज को बोल दो, ये एक ट्राइंगल बन गया पूरा का पूरा, ठीक। इसमें एक छोटा ट्राइंगल है, एक पूरा बड़ा ट्राइंगल है, तो इसमें हम सिमिलरिटी लगाएंगे। तो हमें चाहिए ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कैसे आएगी, टोटल लेंथ आपके पास 3.15 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 1.8 मीटर है, तो ये 1.8 इसमें से घटा दो 3.15 में से, तो बाकी की बची हुई आ जाएगी। तो 3.15 है और 1.8 घटाओगे यानी 180 है, तो 180 यानी 20 और 35, तो ये तो हो गया 0.35, तब तो बन गया 2 और ये 1 बच गया, तो 1.35 बच गई यहां से ये वाली लेंथ। क्लियर। इसी तरीके से ये बड़ी वाली टोटल लेंथ है इमारत की, ये कितनी है, ये है 11.25 है। इस 11.25 में से सुहास की लेंथ है ये वाली हटा दोगे तो बची हुई आ जाएगी आपके पास, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 11.25 में से 1.8 घटा दोगे तो ये बचेगा आपके पास 20 और 45 और ये 2 हो गया तो 9 बच गया आपके पास, ये हो गया 9.45। क्लियर है। अब इस ट्राइंगल में ध्यान रखना, इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में हम सिमिलरिटी लगा रहे हैं। तो छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली हमें क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है सुहास से लेके ये वाली यहां तक की इमारत के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब ये तो पता है हमें से 45 है, बाकी की ये नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अक्स मान लेते हैं कि ये अक्स है, ठीक है। ये हमने अक्स मान लिया यहां से लेके यहां तक की, ये टोटल 45 है आपके पास दे रखी है। तो आप क्या करोगे, ये वाली लाइन लेंथ इसी तरीके से तो करते हो भाई, इस तरीके से एक ट्राइंगल अगर आपको दे रखा है, ये वाला ट्राइंगल दे रखा है, ये वाली साइड ए है और टोटल साइड अगर बी है इसकी, इसी तरीके से अगर अक्स है तो ये वाई है, तो इसमें और इस बड़े वाले ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगाओगे तो छोटे वाले साइड ट्राइंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़े वाले साइड की, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड इज इक्वल टू ये छोटे वाले की अक्स डिवाइडेड बाय बड़े वाले की वाई। इसी तरीके से तो सिमिलरिटी लगाते हो, तो ये सिमिलरिटी लगाएंगे यहाँ पे इसी तरीके से। तो इस ट्राइंगल में आप सिमिलरिटी लगाओगे तो क्या बोलोगे कि अक्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, अक्स प्लस 45 ये होगी इज इक्वल टू, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगी 1.35 है, टोटल कितनी है 9.45 है, तो ये हो गई 1.35 डिवाइडेड बाय 9.45। इसको सोल्व कर दो और यहां से अपना आंसर आ जाएगा। हमें यहां से अक्स चाहिए पहले तो अक्स कैसे निकालेंगे, यहां से देखो पॉइंट से, ये पॉइंट तो हट जाएगा और 5 से काट दीजिए इसको, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 5 से यहाँ काटोगे तो 1 और 4 बचेगा, 5 अंटे 40 और 5 नाम 45। अभी ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 3 27, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9,
3 से और कट रहा है तो 3 7 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7x इज इक्वल टू x प्लस 45 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6x इज इक्वल टू 45, और x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 7 42 और 3 बचेगा 0.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू। x की वैल्यू 7.5 आई है और हमसे यही पूछा गया है कि सुहास से कितनी दूरी पर पेड़ स्थित है, तो ये वाली लेंथ हमसे पूछी गई थी पेड़ और यहाँ से, तो ये लेंथ है तो यही सेम लेंथ होगी, ये भी x ही होगी, तो x की लेंथ कितनी आ गई यहाँ से 7.5 आ गई। सुहास से पेड़ के बीच की डिस्टेंस कितनी है 7.5 मीटर है, तो ये होगा आंसर 7.5 मीटर। अच्छा सवाल पूछा गया था। अब ये सेम सवाल है, पूरा एज इट इज सेम सवाल है, इस टाइप का सवाल एसएससी सीपीयू में पूछा गया था। अभी मैंने 5 शिफ्टों के पेपर करवाए हैं और इस 5 शिफ्टों के पेपर में आज की जो शिफ्ट का पेपर है 25 क्वेश्चन है, इसमें से 4 से 5 सवाल तो आपको एज इट इज मिलेंगे सीपीयू के क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना, और जिस ईयर में आप तैयारी कर रहे हो तो उसके जितने भी एग्जाम होते हैं उनको तो आपको फर्स्ट सोल्व करना है। इसी तरीके से जो लास्ट ईयर पूछा जाता है, जैसे 2023 है, अभी 2024 चल रही है, तो 2024 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वो 2023 से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को तो आपको सोल्व करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है। अब इसमें क्या बोला गया है, एक आपको चार्ट दे दिया, इसमें बता दिया गया है कि इसकी जो भी है वो पर्यटक यानी घूमने वाले जो हैं टूरिस्ट हैं वो आते हैं, और इनकी एज दे रखी है कि यहाँ से मोर देन 60 हैं, 45 से 60 वाले इतने हैं, 35 से 45 वाले इतने परसेंट है, ये परसेंट में दे रखा है ओवरऑल टोटल पर्यटक जो भी आते हैं उनका। फिर जो भी आते हैं उनकी एज में फिर इनको बांट दिया गया है कि इतने परसेंट मेल हैं और इतने परसेंट फीमेल हैं, इस तरीके से। तो आपसे क्या बोला गया है कि यदि टोटल 2000 तो मेन आते हैं, 2000 पुरुष आते हैं और 1500 महिलाएं आती हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि 25 से 35 आयु वर्ग के पुरुष पर्यटकों की संख्या, तो 25 से 35 वाले पुरुष पर्यटकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 60% है, और 45 से 60 वाले आयु वर्ग की महिलाओं का, तो 45 से 60 वाले ये हो गए 20%। क्लियर है यहाँ से। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि जो टोटल पर्यटक हैं उनमें से पहले तो ये देखो कि 25 से 35 वाले में टोटल कितने पर्यटक आए हैं, ठीक वही देखोगे। तो टोटल कैंडिडेट इसने बता दिए कि 2000 तो मेन आए थे, 2000 फीमेल आई थी, 1500 फीमेल आई थी, तो टोटल पर्यटक कितने आ गए, टोटल टूरिस्ट कितने आए 3500 आ गए, ठीक। ये टोटल पर्यटक हैं वो 3500 आ गए हैं। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है रेशियो पूछा गया है, इनका रेशियो पूछा गया, तो एग्जैक्ट वैल्यू की आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे तो टोटल आ गया 3500। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, देखो हमसे पहला किसका रेशियो पूछा गया है 25 से 35 वाले का, तो 25 से 35 वाले का तो पहले परसेंटेज देखो 25 से 35 में कितने हैं, तो येलो वाला है यानी 27% है टोटल 25 से 35 एज वाले। तो टोटल जो कैंडिडेट थे वो थे 3500, टोटल टूरिस्ट इतने थे, इसका 27%, जैसे ही आप इसका 27% निकालोगे तो वो कौन से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 25 से 35 एज वाले, जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, मेल और फीमेल है वो दोनों है, तो मेल और फीमेल है टोटल आ गए इतने जो 25 से 35 वर्ष वाले हैं। इस 25 से 35 आयु वाले में 60% मेल है, तो इसका 60% निकालोगे तो क्या मेन की संख्या आ जाएगी कि यहाँ से कि कितने मेन है यहाँ पे, ठीक। तो ये आ गया। इसका रेशियो बताना है किससे, फीमेल वाले से, तो फीमेल का बताना है 45 से 60, तो 45 से 60 वाले कौन से हैं, रेड वाले हैं 29%, तो आप बोलोगे 3500 का 29% निकालोगे तो यह तो आ जाएंगे टोटल कैंडिडेट जो 45 से 60 वर्ष के बीच के हैं। इसमें फीमेल कितनी है 20%, तो इसका 20% और निकाल दो तो ये फीमेल आ जाएगी यहाँ से, ये आ गया मेल और फीमेल। अब यहाँ से एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है कि आप परसेंटेज निकालने के लिए बैठ जाओगे फिर पूरा सोल्व करोगे, इसका पूरा सोल्व करोगे फिर रेशियो निकालोगे, ये चीज मत करना। यहाँ से कॉमन आएगा वो कट जाएगा, देखो 3500 से 3500 कट गया, यहाँ से 20 से काटोगे तो 20 या 60 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा वैसे। तो रेशियो क्या आ गया यहाँ से 27 × 35, और यहाँ से आ गया आपके पास 29, सॉरी यहाँ से आ गया आपके पास 27 और 29%। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया क्या, यहां से पूछा किसके बीच में है 25 से 35 के बीच में, यानी 60% पूछा है, ये होगा 20 या 60, 3 बार चला गया ना, तो 27 या 81 और ये हो गया 29, तो ये रेशियो आ जाएगा 81:29, तो 81:29 ए ऑप्शन आएगा। ये सवाल है। अब अगर आप पहले से इन सवालों को किए होगे तो वहां पे आपको हार्ड नहीं लगेगा, नहीं तो फिर ये हार्ड लगने वाला है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी रहेगा। क्वेश्चन अच्छा है,
ठीक है। इसमें आपको ये भी दे रखा है, दो टाइप के दे दे, यहाँ पे ये गोल वाला चार्ट दे दिया और फिर यहाँ पे टेबल वाला देके, तो यहाँ से थोड़ा सा लेंथी सवाल बन जाता है, लेकिन जब आप इन पे प्रैक्टिस करते हो तो फिर इजी लगने लग जाता है इस टाइप के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से बोला है कि जिन्नत एंड नसरीन है वो 1.2 किलोमीटर की एक वर्ताकार दौड़ में भाग लेते हैं। एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर की दौड़ना स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, कितने समय बाद में वो मिलेंगे? तो जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस हो जाती है। और टोटल डिस्टेंस क्या दे रखी है? 1.2। तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 28 और 27 के बीच का डिफरेंस यानी 9। तो इतने घंटे में मिलेंगे, इतने घंटे बाद में क्या होंगे? वो मिलेंगे। लेकिन मिनट में पूछा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मिनट बाद में वो मिल जाएंगे। अब ये कंसेप्ट सारा आना चाहिए, फॉर्मूले वगैरह सब आपको पता होने चाहिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड इनटू रिलेटिव स्पीड करते हैं, जो टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होती है। तो यहां से सोल्व करोगे, इस 0 से तो पॉइंट हट जाएगा और 6 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 से काटोगे तो 3 चौक 12, ये आ जाएगा 8 मिनट। अब इसमें ना तो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बिना कुछ पेन लगाए कर सकते हो। क्या होगा? k स्क्वायर माइनस 2 होगा क्या? तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 करोगे 47 आंसर आ गया। भूषण है कि उसकी मासिक आय हो 45,000 है, उसके मासिक खर्चा हो 33,000 है। अगर मासिक आय है वो 22% बढ़ जाती है और उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 11% बढ़ जाता है, तो आपसे पूछा गया है उसकी मासिक बचत कितनी होगी? उसकी मासिक बचत कितनी होगी? उसकी मंथली सेविंग कितनी हो गई, ये पूछा गया है। इसमें यह भी सवाल पूछा जाता है कि उसकी सेविंग में कितना चेंज आया, उसकी सेविंग है वो कितनी बढ़ जाएगी, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया गया है सेविंग कितनी है और एक पूछा जाता है सेविंग कितनी बढ़ेगी, दोनों में अंतर होता है। तो एक तो बच्चा क्या करेगा, यहां से 45,000 बोलेगा कि यहां से पहले इसकी इनकम है वो 45,000 है और इसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 33,000 है। ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है, तो सेविंग कितनी होगी यहां से? तो आप बोलोगे घटा दोगे, तो 7 5 12,000 रुपए की, तो यहां पे इसकी जो सेविंग है वो 12,000 रुपए की हो रही है। अब वो क्या करेगा, इस इनकम को 22% बढ़ाएगा, पहले तो इसको 22% बढ़ाएगा, यानी 22% बढ़ने के बाद में इनकम निकालेगा। यहां से एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद में इनकम एक्सपेंडिचर निकालेगा, टोटल खर्चा, और फिर इसका डिफरेंस कर देगा, तो ये आ जाएगा आपके पास नई सेविंग। ठीक है, तो नई सेविंग आ जाएगी आपके पास। तो ये से नहीं करना आपको, ये आप पूरा का पूरा इसका 122% निकालना पड़ेगा, तब ये बढ़कर आएगी। इसी तरीके से इसका आप निकालोगे कितना, 111% निकालोगे तब बढ़कर आएगी। तो वो मत करना, आप डायरेक्ट यही बोल देना कि यहां से इनकम में कितना चेंज आ गया। इनकम में कितना चेंज आया, तो ये इनकम है ये 22% बढ़ गई है, तो इनकम जितनी बढ़ी है तो 22% निकाल दो इसका। तो 45,000 का 22% निकालोगे, कैसे निकालोगे? यहां से आप ये बोल दो कि यहां से 10% की वैल्यू है वो होगी यहां से 450, 10% की वैल्यू है वो 450 होगी। ठीक है, या फिर 22 से मल्टीप्लाई कर दो ना, यहां से 2 जीरो तो ये कट गए और यहां से 0 हो गया, 22 पंजे 110 होता है, ये 11 हो गया, 22 चौक 88, 89 और 99, यानी उसकी इनकम है वो 9,900 बढ़ गई। इनकम है आपकी एक साल में, इनकम है वो 9,900 बढ़ जाए और खर्चा भी आपका 11% बढ़ जाए। खर्चा कितना बढ़ गया, आप इसका 11% निकालो, तो ये हो गया आपके पास 3 6 और 3, ये हो गया, तो 3,630 रुपए खर्चा भी बढ़ गया। इनकम तो 9,900 रुपए बढ़ी है, ठीक है, लेकिन खर्चा भी तो 3,630 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो आप क्या बोलोगे, सेविंग कितनी बढ़ी? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए ना सेविंग कितनी बढ़ी, तो बस इसका डिफरेंस निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, मासिक बचत पूछी गई है। तो 9900 में से 3630 घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 70, 3700 हो गया क्या आपके पास? 11 33, 3 6 11 33 और 3 36, ठीक है, 70 हो गया, 3700 हो गया, 37 और ये हो गया आपके पास 300 जोड़ेंगे तो 4,000 हो गया। ठीक, या फिर यहां से ये हो गया 70 और इसमें से 3630 घटा दो ना आप डायरेक्ट, ये 70 हो गया, 8 हो गया, तो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, 6270 आ गया। यहाँ से 6270 ये सेविंग में चेंज आया है कि सेविंग है वो इतनी बढ़ गई है। पहले सेविंग कितनी थी 12,000, अब कितनी बढ़ गई यहाँ से 6,270, इतनी इंक्रीज हो गई है। तो नई सेविंग कितनी आ जाएगी, इसमें जोड़ दो 12 और 6 18,270। तो अभी जो सेविंग आ गई है वो कितनी आ गई है, 12,270 आ गई है, सॉरी 18,270 आ गई है, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसमें यह सवाल भी पूछा जाता है कितनी सेविंग है वो चेंज हो जाएगा या सेविंग कितनी बढ़ जाएगी कितनी घट जाएगी, तो आप डायरेक्ट यहां से इसी तरीके से निकालोगे, एग्जैक्ट आपको सोल्व नहीं करना है। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, हाउ लॉन्ग विल ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 40%।
एक 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि है वो कितने समय में 40% बढ़ जाएगी। तो पहले तो आप ये देखो कि 40% की फ्रैक्शन का 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5, यानी 5 रुपए अगर प्रिंसिपल होगा तो उस पर 2 रुपए का ब्याज मिलना चाहिए। 5 रुपए के प्रिंसिपल पे 2 रुपए का ब्याज मिलना चाहिए, तो ये तो बोला ना। तो कितना टाइम लगेगा 5 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज बनाने में, और 6% की रेट से इंटू 100 इतना लगेगा आपके पास। ये फॉर्मूला ही मैंने लगाए हैं, SI डिवाइडेड बाई P इंटू रेट इंटू 100, तो ये टाइम आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो 2 तिया 6 और ये हो गया, आज से 5 से डिवाइड करोगे तो 20 100, 20/3 आ गया, 6 तिया 18, 2/3 आ गया। इतने साल लग जाएंगे इसको, 6 सही 2/3 साल। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसके बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा ए बी है जो ओ से जाने वाले पॉइंट है। ये देखो, ये एक सर्किल रेखा है, इस तरीके से है, एक सर्किल है जिसपे ए पर स्पर्श रेखा है ए बी, और ये ओ सेंटर हो गया। ओ से जाने वाली एक रेखा है जो बी को इंटरसेक्ट करती है, बी पे मिलती है। ओबी की जो लेंथ है, ओबी की जो लेंथ है वो 10 दे रखी है, इसकी रेडियस है वो 6 दे रखी है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्पर्श रेखा टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 6 8 10 का ट्रिपलेट बन जाएगा क्या, तो यही आपसे पूछा गया है। लेंथ क्या होगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, 6 8 10। मैं पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ, इसलिए पूरा डायग्राम बना के बता रहा हूँ, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप माइंड में ही करता है, इसको सोल्व करते ही नहीं, डायग्राम बनाना ही नहीं आपको। अब जैसे ये सवाल है, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, 110% है, ये आपका आने वाला एग्जाम है। ये सवाल एग्जाम में आएगा, इस कंसेप्ट से 110% है, लिख के ले लो चाहे आप। इस सवाल, ये जो सवाल है इस कंसेप्ट से कि 10% की छूट देने के बाद में इतना प्रॉफिट कमाता है, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग मार्क प्राइस के बीच में डिफरेंस, या तो रेशियो पूछ लेगा। दूसरा टाइप इसमें ये बन जाता है कि इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दे देगा और मार्क प्राइस पूछ लेगा, या फिर इसमें मार्क प्राइस दे देगा और यहां से कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा। ये 3 सवाल ही बनते हैं इस कंसेप्ट से, और यहां से आएगा सवाल। तो यहां से हमेशा ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया गया 10%, तो 100 माइनस 10 90, और मार्क प्राइस अपॉन प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ से 20% का, तो 120। और यही क्या होता है, रेशियो होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये आ गया 3:4 आंसर। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु है वो 25 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की जो आयु है वो 4 वर्ष है, तो पूछा गया है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। जब भी एवरेज के सवाल होते हैं उनको पेन लगाने की जरूरत नहीं है, माइंड में करते हैं अपन, थॉट प्रोसेस से करते हैं। कैसे करोगे भाई, देखिए यहाँ से 25 वर्ष है, सबकी 25 है, सबके पास 25-25 रुपए हैं। अब ये बोला गया है कि सबसे छोटे सदस्य की जो आयु है वो 4 साल है, और 4 साल पहले ही हमें देखना है, यानी 4 साल पहले देखोगे तो सभी की एज क्या होगी 4-4 साल कम हो जाएगी, और जैसे ही 4-4 साल कम होगी तो अभी इसकी एज, एवरेज एज कितनी है 25 है, तो पहले कितनी होगी 4 साल पहले 21 होगी, फिर तो 21 है, वो टोटल 6 सदस्यों की होगी, तो ये इतनी होगी टोटल एज। लेकिन इसमें ये तो काउंट करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है 4 साल पहले ही जन्मा है, तो ये तो 0 साल का होगा, मतलब पैदा ही हुआ होगा ये तो, ठीक है। तो इसकी तो एज काउंट होगी नहीं। टोटल सदस्य कितने होंगे, तो जब हुआ ही नहीं तो 5 सदस्य ही रहेंगे, तो 5 सदस्यों की एवरेज कितनी रहेगी उस टाइम पे, तो यहां से सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 12×24 25.2 साल, 25.2 ये हो गए, ठीक है। तो एक लाइन में करना है आपको क्वेश्चंस को, कोई भी सवाल हो एक लाइन के बाहर नहीं जाता है सवाल, बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कैसे करते हैं। ये सवाल देखो यहां से क्या बोला गया है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक निश्चित धनराशि है वो 1 साल 9 महीने में, अब देखो एग्जैक्ट आपको टाइम नहीं दे रखा, जब भी इस टाइप के टाइम दे रखा हो तब उनको कैसे करते हैं ध्यान रखना। यहां से 1 वर्ष 9 माह है, उनकी अवधि के लिए 10% की रेट से चक्रवर्ती ब्याज है वो आपको दे रखा है 1460 है, तो धनराशि कितनी होगी यानी प्रिंसिपल कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब ये 1 वर्ष 9 महीना दे रखा है यानी आपको 1 वर्ष तो ये हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, 1 वर्ष तो हो गया, तो 1 साल के लिए तो 10% हो गई ये रेट, और जैसे ही दूसरी साल आएगी तो उसके लिए 10% नहीं होगी, वो तो 9 महीने के लिए लगाना है, तो 9 महीने की ये रेट निकालनी है, तो अलग से आप निकालोगे। जो 10% की रेट थी ये 12 महीने की थी, ये 10% पर एनम है, तो 10% है वो 12 महीने की है, लेकिन हमें तो 9 महीने की निकालनी है रेट, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 2 से और डिवाइड कर दो तो यहां से 2 और ये 5, तो ये आ गया 15/2%। यानी आपके पास 2 सक्सेसिव रेट हो गए, एक तो 10% और एक 15/2%। तो 2 साल के लिए हो गया ये एक तरीके से कि 10% और 15/2% की रेट है, इससे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल दो। तो कैसे निकालोगे आप, इफेक्टिव रेट निकाल के,
कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बेस्ट जो अप्रोच है वो इफेक्टिव रेट वाली है। इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर दो रेट अलग अलग दे रखी है तो यहां से सोल्व करोगे तो 10 प्लस 15/2 प्लस 10 इंटू 15/2 डिवाइडेड बाई 100। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 20 30 35/2 और ये आएगा आपके पास कितना, 0 से 0 चला गया, 5 × 15 और 5 चौक 20 आ गया, 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। सोल्व करोगे इसको भी क्या बना दो, नीचे 4 बना दो, तो 70/4 लिख सकता हूँ, 73/4% आ गया, 73/4%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका 73/4%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1460 दे रखी है, तो आपको दे रखी है 73/4% की वैल्यू है, ये 1460 दे रखी है, तो कितने गुना है ये, ठीक है। सोल्व कर लो, 1% की वैल्यू निकाल दोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 20 और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1% की वैल्यू आ गई 80। 1% की वैल्यू 80 आ गई तो प्रिंसिपल निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। आंसर होगा 8000, ना कि 80,000। ये एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है सब में, 8000 आएगा इसका आंसर। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की जो परिधि है वो 42 पाई है, तो शंकु का आयतन आपको बताना है। अब यहां से शंकु क्या होता है, शंकु होता है इस तरीके से, ठीक, ये होगा शंकु। इसमें आपको क्या बोल रखा है कि इसकी जो हाइट है ये तो 24 दे रखी है, इसकी परिधि है नीचे वाले 2πr, यानी ये 2πr है, ये 42 पाई के बराबर दे रखा है। तो 2πr 42 दे रखा है, तो 2 पाई से काटोगे तो 21 बार चला गया क्या, तो r की वैल्यू कितनी है, ये 21 है, r की वैल्यू 21 है। आपसे पूछा गया है इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r², तो r 21 आ गया, इंटू h आपको दे रखा है 24, ठीक। सोल्व कर दोगे 7 या 21 से 7 या 21 चला गया, और यहां से आप सोल्व करोगे तो यूनिट डिजिट से चेक कर लो, सबका यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग, तो देखो 4 और 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है यहाँ पे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। सोल्व करेंगे नहीं एग्जैक्ट पूरा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहां से क्या बोला गया है कि अक्स प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं, कॉमन लेके 2 अक्स प्लस 1/x आ गया। ये a³ प्लस x³ प्लस 1/x³ है, तो ये होता है k³ - 3k, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5/2 है, तो 5/2 का क्यूब करोगे तो 125 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 इंटू 5 बटे यानी 15/2, और इसमें जोड़ दोगे आप 2, ठीक। एलसीएम लेके आप सोल्व कर लो, सभी का एलसीएम लोगे 8, तो ये हो गया 125 माइनस 15 चौक 60 प्लस 8 दूनी 16, ये बन गया। तो 125 में से 60 घटा दोगे तो ये बच जाएगा आपके पास 65, 65 में 16 जोड़ोगे तो 65 और 16 71, 81/8 आंसर आ गया। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए आपकी। 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वर्त दे रखे हैं, जिनकी जीवा की लंबाई आपको बतानी हो जो छोटे वर्त को स्पर्श करती हो। और ये सवाल इतनी बार रिपीट हो चुका है, 2010 से कोई कितनी ही बार आ चुका है सवाल, सेम टाइप का सवाल आता है ये। तो ये आपको 2 सकेंद्रीय सर्किल दे रखे हैं, कोसेंट्रिक दे रखे हैं, कंसेंट्रिक है, और इसमें क्या बोला गया है कि जो इसको स्पर्श कर रही हैं ये इसकी जीवा है, तो ये बड़ी वाली रेडियस होगी, छोटी वाली रेडियस होगी। 2 रेडियस दे रखी है, 13 है, ये 12 है, तो ये छोटी वाली क्या होगी 5 होगी। तो ये परपेंडिकुलर है, इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो ये 5 होगी, तो ये भी 5 होगी। टोटल डिस्टेंस आ गई यहाँ से 10 सेंटीमीटर। और जब भी आपके पास आगे इस टाइप का सवाल आए तो आपको डायग्राम बनाना नहीं है, आप डायरेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पे 12 और 13 ट्रिपलेट याद रखना, सारे के सारे ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो फिर इजी बन जाएगा। देखो 12 और 13 है तो 5 12 13 होता है, तो तीसरी क्या होगा ट्रिपलेट 5 होगा ना, इसका डबल कर देना, आंसर आ जाएगा 10। 5 12 13 का ट्रिपलेट है, तो 12 और 13 गिवन है, एक 5 नहीं है, तो 5 का डबल कर दोगे, आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना भी दे रखा हो, ठीक है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, वो 9 24 ऐसे हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो जब भी ध्यान रखना, अगर 3 साइड आपको दे रखी हैं तो कभी भी इसमें ये जो तीसरी वाली साइड है वो इक्वल नहीं आता है साइन, उसमें इक्वल साइन कभी नहीं आता है, क्योंकि एक ट्राइंगल में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अगर ये ए बी सी हैं तो हमेशा जो तीसरी वाली साइड है वो बाकी की जो 2 साइड हैं उनसे हमेशा क्या बड़ी होगी और छोटी होगी, उनके डिफरेंस है, ये होता है। तो इसमें इक्वल वाला साइन कभी नहीं आता है, ठीक है। तो इक्वल वाला साइन नहीं आएगा, तो इसमें से तीनों ऑप्शन नहीं होंगे जिसमें इक्वल लेस देन जो दे रखा है, एग्जैक्ट यही होगा जिसमें कोई इक्वल वगैरह नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, आपसे पूछा गया है रेशियो गेहूं और चावल के बीच में, व्हीट और राइस के बीच में रेशियो कितना है, तो ये है 10 और ये है 20, तो 1:2 है इसमें, तो 1:2 हो गया। और चीनी और प्याज के बीच में, तो चीनी और प्याज के बीच में तो सेम ही है, तो 1:1 है, ये रेशियो आपसे पूछा गया था।
ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखो, यहाँ से cos थीटा आप कॉमन लोगे तो cos थीटा आपने कॉमन लिया, यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो एक बार तो ऊपर देखो यहाँ से क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा क्या, ये देखो 1 से 1 चला गया, 2 सेक थीटा आएगा तो cos थीटा इंटू 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाई ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी टेन स्क्वायर थीटा। अभी लिखने की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है लेकिन समझाने के लिए बताना पड़ता है, 2 कोट स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको एग्जाम में आप करोगे तो इस तरीके से लिखोगे नहीं, आप डायरेक्ट बोलोगे, देखो cos थीटा माइंड में कॉमन आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 1 से 1 तो ऊपर कट जाएगा, ऊपर आएगा 2 सेक थीटा, सेक थीटा से cos थीटा चला गया, ऊपर बचेगा 2 और नीचे आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 2 कोट स्क्वायर थीटा आएगा आंसर बिना कुछ पेन लगाए। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, विच कॉलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स। कॉमर्स में मिनिमम नंबर किसमें है, 520, 550, 515 और 690 है, 515 वाले में है, सी में है। एक बेईमान दुकानदार है, क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है। मोस्ट रिपीटेटिव सवाल है ये, सेम डाटा के साथ में आता है, सेम डाटा के साथ में क्रय मूल्य पर ही बेचता है, 920 ग्राम दे देता है 1 केजी की जगह, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा। यानी इस तरीके से बोला है कि 1 रुपए में खरीदता है 1 रुपए में बेचता है, लेकिन 1 रुपए में वो 1000 ग्राम देता है, 1 रुपए में 1000 ग्राम लाता है और देता कितना है, वो 920 ग्राम ही देता है। तो यहां से जब आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर रेशियो को सही करोगे तो 920 से 1000 का हो गया, ठीक है। और यहां से सोल्व करोगे तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 25, यानी 23 रुपए की चीज को 25 रुपए में बेच देता है, रियल ये होगा इसका प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2/23, 2/23 है इंटू 100 करोगे 200/23 हो गया, और जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8.7% आ जाएगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो एग्जाम में ये चीजें नहीं करनी है। अब जब भी आपको कॉस्ट प्राइस पे बेचा गया हो और केवल वेट का दे रखा हो, 1 केजी की जगह वो 920 ग्राम देता है तो उल्टा लिख देना, आपकी 920 की जगह 920 से 1000 ग्राम का रेशियो हो जाएगा, यानी ये प्रॉफिट होगा उसका, कम से ज्यादा की ओर होगा, कम में खरीदा है ज्यादा में बेच देगा फिर वो। और वैसे क्या कर रहा है वो 1 केजी की जगह वो वैसे दे रहा है, तो आप उल्टा कर दोगे रेशियो तो ये प्रॉफिट का आ जाएगा आपके पास, ठीक। यहां से सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा 8.7%। नेक्स्ट देखो यहां से क्या दे रखा है, ये है a प्लस बी और यहां से 2xy दे दिया, पूछा क्या है a माइनस बी। और जब भी a प्लस बी देके a माइनस बी पूछा गया हो तो आप क्या निकालते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का आप स्क्वायर कर दो, इसमें से 4ab घटा देता है, यही तो करते हैं। लेकिन a प्लस बी क्या दे रखा है आपको, a प्लस बी है 5x और 3y दे रखा है इज इक्वल टू 15 है, तो 15 का स्क्वायर करोगे 225। ये फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए, 225 माइनस 4 इंटू ए बी जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 अक्स वाई आएगा, तो 15 इंटू अक्स वाई आएगा। अक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 2 से काटोगे तो 3, अक्स वाई की वैल्यू 3 है यानी 45। तो यहां से ये पूरा का पूरा बन के क्या बन जाएगा 4 इंटू 45, ठीक, यही बनेगा भाई। ए बी करोगे तो 5 या 15 एक्स वाई बनेगा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 4 इंटू 45, 45 बार 90, 90 2 180, 180 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 45। और इसका क्या कर दोगे आप, इसका रूट कर दोगे, इसका रूट कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 नाम 45 यानी 3√5, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बाकी की सारी चीजें हैं ये आपको आगे करनी है, ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। अगर इन चीजों को लिखोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा आपका। कोट थीटा आपको दे रखा है 9/17 है, कोट थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 9/17 ये दे रखा है, ठीक। और यहां से पूछा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगा 17 का स्क्वायर 289 और प्लस 9 नाम 81 और इसका रूट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 290 और ये 370, यही बनेगा। 9 10 0 यहाँ से लेगा 8 8 16 17 1 3, 370 का रूट बन गया। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 370, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 370 ही बन जाएगा, और 17 का स्क्वायर करोगे तो 289। तो कितनी बार चला गया, एक बार भाग चला गया और बचेगा कितना 11 और 81, 81 डिवाइडेड बाई 289, ये आंसर आएगा फिर इसका, एक सही 81/289। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टाइम एंड वर्क का। जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल हो इस पे इतनी प्रैक्टिस कर लो कि यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आपको दो ही चीजें पता होनी चाहिए, एक तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी, फिर कोई सा क्वेश्चन हो आ जाता है।
ए है वो एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो ए है वो 15 दिन में कंप्लीट करता है, बी है वो 25 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देता है। यहीं से आपके पास टोटल वर्क आप मान लो, इनका एलसीएम तो 25 या 75 अपने टोटल वर्क मान लिया। एफिशिएंसी आप यहां से इसका उल्टा कर दो, तो यहां से 15.75 यानी 5 और 25 से डिवाइड करोगे 25 या 75, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब वो डायग्राम मत बनाओ कि आप इस तरीके से निकाल रहे हो फिर एफिशिएंसी कर रहे हो, वो चीज मत करो, टाइम वेस्ट होता है उनसे। एफिशिएंसी आ गई आपके पास 5:3। एफिशिएंसी का मतलब वो एक दिन में कितना काम करते हैं। अब ये बोला गया है कि वे दोनों हैं, ए और बी हो, 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे दोनों मिलकर, 5 और 3 8, एक दिन में 8 मिनट का काम, तो 5 दिन में 40 मिनट का काम, तो दोनों ने मिलकर 40 मिनट का काम तो कर दिया। अब कितना बचा, 35 मिनट का काम बच गया। अब कितना काम बचा, 35 मिनट का काम बचा। फिर कौन करता है, जो शेष काम है, जो रिमेनिंग काम है 35, वो ए और सी है वो 4 दिनों में मिलकर पूरा कर देते हैं। अब ए और सी ने 4 दिनों में कंप्लीट किया है, यानी ए ने भी 4 दिन काम किया है तो सी ने भी 4 दिन काम किया है। ए का हमें पता है कि ए एक दिन में 5 मिनट का काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 20 मिनट का, तो ए का काम इसमें से हटा दो, ए ने कितना काम कर दिया, 20 मिनट का काम कर दिया, तो बचा कितना, 15 मिनट का काम। ये किसने किया है, सी ने किया है 4 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ये 15 मिनट का काम 4 दिन में किया है तो एक दिन में इतना काम करेगा। सी की एफिशिएंसी आ गई 15/4। सी की एफिशिएंसी 15/4 है, एक दिन में इतना काम करेगा। पूछा है कि टोटल काम को कितना टाइम लगेगा, तो सी को कितना लगेगा, टोटल वर्क हमारे पास 75 यूनिट है, इस 75 यूनिट को काम करवाना है सी की एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कर दोगे, आंसर आ जाएगा यहां से 15.75 और 5 चौक 20 डेज। ये होगा। डिटेल से वहां पे नहीं लिखना, आपको सजा के नहीं लिखना, वहां पे सजाने के नंबर नहीं मिलेंगे। आप कितना भी रफली करो, आंसर आना चाहिए बस आपका, और जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करो, क्योंकि वहां पे एक एक चीज आप लिखोगे, एक्स्ट्रा चीज लिखोगे तो एक एक सेकंड आपका जाएगा वहां पे। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अभी इतनी बार दे रखा है, ये तो आपको बिल्कुल एक तरीके से याद हो जाना चाहिए कि जब साइन प्लस साइन स्क्वायर ए आपको दे रखा हो, एक दे रखा हो, तो ये वैल्यू भी क्या होती है, 1 ही होती है। क्यों होती है, आप यहां से लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यानी साइन ए है वो किसके बराबर आ गया, कोस स्क्वायर ए के। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर और कर दूं तो कोस की पावर 4 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। अगर इनको जोड़ दे तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4 ए, और ये बन गया साइन प्लस साइन स्क्वायर ए, जो कि आपको गिवन है एक ही है, यानी इसका मान भी क्या होगा, एक ही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो यहां से, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है, तो उसका लॉस परसेंट बताइए। अब ये सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी जो प्रॉफिट एंड लॉस में है। अब कई बच्चे इसको बेसिक से करने बैठ जाते हैं, लेकिन ये बेसिक सवाल नहीं है, ये सक्सेसिव का कंसेप्ट है। क्या किया गया है इस क्वेश्चन को, कि पहले बढ़ा दिया गया और फिर क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया गया। पहले मार्कअप किया गया 80% और फिर घटा दिया गया, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला। तो पहले बढ़ाया गया तो 80, फिर घटाया गया तो -48, और यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 80 × 48 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया। यहां से ओवरऑल इफेक्ट आ जाएगा। यहां से अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस दिखा देगा। तो ये हो गया आपके पास 32% माइनस 0 से 0 चला गया, और 8 को 48 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 पंजे 40, 400 में से 16 घटा दोगे, 400 में से 16 घटा दोगे तो 384 बचेगा क्या, यानी 384 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 38.4 बचेगा। तो यहां से लॉस हो गया आपके पास माइनस का 6.4% का, 6.4% का। और 6.4 को क्या लिख सकते हैं, 6 से ही 2/5% लिखा जा सकता है, ये होगा। क्लियर है क्या यहाँ से। तो ये टोटल 25 सवाल हैं, आप इसी तरीके से एग्जाम में करोगे, इसमें कोई बेसिक नहीं लगाना। एक भी सवाल में हमने अक्स मान के नहीं किया है और ना लगाने की जरूरत है आपको। सारे सवाल हैं बिल्कुल इजी हैं, सीएचएसएल में तो और भी इजी सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों को आप 12 से 13 मिनट में कर सकते हो, और मैंने इस टाइप की वीडियो भी बनाई है जिसमें 12 से 13 मिनट में कैसे करते हैं सवालों को। मुझे तो पूरा प्रॉपर लिख के आपको समझाना भी पड़ता है। अगर मैं समझाऊं नहीं और अगर डायरेक्ट करूं तो यहाँ से 25 सवालों में से 15 सवाल तो ऐसे होंगे जिसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल ही मैथ नहीं आती है तो कंप्लीट में बेच करवा रहा हूं अभी अर्थमेटिक का, वो बच्चा ले सकता है अगर इंटरेस्टेड हो। उसको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की मैथ सीखना है तो मेरे से सीख सकता है। क्या करना है आपको, ऐप डाउनलोड करना है, मैथ्स विद गजानंद। सेम जो अपने चैनल का नाम है वही नाम है आपका, ऐप का नाम है। तो यहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पे कंप्लीट आपको अर्थमेटिक सीखने को मिलेगी, जिसमें सारे अप्रोच हैं, सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन, जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं 0 लेवल से एडवांस लेवल तक के सारे टाइप वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
और जितनी अप्रोच हो सकती है, एक क्वेश्चन को 8-8 तरीके, 7-7 तरीके, 5-5 तरीके हर क्वेश्चन को, तो सारे मल्टीपल अप्रोच रहेंगे इसमें, सारे मल्टीपल अप्रोच आपको सीखने को मिलेंगे। हर अप्रोच कैसे आई है उसका पूरा प्रूफ आपको सीखने को मिलेगा, और जो एग्जाम में आपको अप्रोच लगानी है, जो ट्रिक लगानी है, वो ट्रिक भी आपको सीखने को मिलेगी। पूरा डिटेल वे में समझा रहा हूं वहां पे। और अगर किसी स्टूडेंट्स को सीखना है कंप्लीट, तो ये बेच आप ले सकते हो, अर्थमेटिक का कंप्लीट बेच है, और इसमें अभी 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। रिकॉर्डेड बेच आपको मिलेगा, हर एक वीक क्लास को मैं रिकॉर्ड करके जितने टाइप वाइज क्वेश्चन है, जितने कंसेप्ट है, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई यहाँ पे ऐसे नहीं है कि हम जल्दीबाजी कर रहे हैं, कोर्स को जल्दी कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल डिटेल वे में समझाया जा रहा है। तो वहां जाके आप पूरा कंप्लीट एक बार मैथ को कंप्लीट कर लीजिए, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी एसएससी के में, एसएससी के किसी भी एग्जाम में। अब चाहे एसएससी के अलावा भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो मैथ में तो कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन को 7-7 8-8 तरीके से समझाया है। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो ये ऐप डाउनलोड कर सकता है और यहाँ से परचेज कर सकता है। बाकी किसी स्टूडेंट्स को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जितने भी अर्थमेटिक हैं, रीजनिंग है, या फिर आपको इंग्लिश वगैरह के नोट्स चाहिए, तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पूरा डिटेल वे में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। 8740861949 पे आपको व्हाट्सअप करना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी हुई है, वहां जाके आप लिंक से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नई शिफ्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।